हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार यहाँ पर मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो उसी सीरीज में 25वां वीडियो है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कैलामाइन। ये किसका एक प्रमुख अयस्क है? स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी इनको मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। तो यहाँ पर कैलामाइन की बात करें तो ये दोस्तों एक प्रोमिनेंट अगर अयस्क है बात करें तो ये दोस्तों जो है किसका है, फटाफट बताएं। अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम तो मैं बताया दे रहा हूँ, जस्ते का है। जस्ते के कुछ प्रमुख अगर हम अयस्कों की बात करें तो जिंक ब्लेंड होता है, कैलामाइन होता है और जिंकाइट होता है। और टिन के प्रमुख अयस्क की अगर बात करें तो कैसी टेराइट होता है। कैसीटेराइट ये टिन का है। और मैग्नीशियम का दोस्तों मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट आपने सुना होगा, मैग्नेसाइट। और तांबा का क्या होता है? क्यूप्राइट होता है। क्यूप्राइट होता है, एजुराइट होता है, कैल्कोपाइराइट और मैलाकाइट, ये सभी जो है आपके तांबे के अयस्क हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 254 नंबर का। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम। तो दोस्तों एल्यूमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट है। Al2O3 इंटू 2H2, इसको केमिकल फार्मूले से जानते हैं। और इसके अतिरिक्त क्रायोलाइट हो गया, Na3AlF6 और कोरेंडम, कोरंडम जिसको कहते हैं Al2O3 डायस्पोर Al2O3 डॉट H2O। और गैलेना अगर हम बात करें तो ये लेड का है। गैलेना किसका अयस्क है? लेड का। और कैलासाइट, कैलासाइट की ये किसका अयस्क है दोस्तों? ये कॉपर का है। और कैलेमाइन, कैलेमाइन किसका है? ये जिंक का अयस्क है। अब मोनोजाइट किसका अयस्क है? अगला क्वेश्चन है। तो मोनोजाइट दोस्तों ये थोरियम का अयस्क है। किसका? थोरियम का। केरल के मालाबार के समुद्र तटीय मोनोजाइट रेत में सर्वाधिक ये पाया जाता है। और विश्व का 75% थोरियम दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में पाया जाता है। काफ़ी गौरव का क्षण है हमारे लिए। मैग्नेटाइट का केमिकल फार्मूला पूछा है यहाँ पे दोस्तों। मैग्नेटाइट की बात करें तो ये लोहे का एक प्रमुख अयस्क है और इसका केमिकल फार्मूला Fe3O4 होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लोहे के अन्य प्रमुख अयस्क हेमेटाइट भी हैं, Fe2O3 ये हेमेटाइट है। अक्सर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के केमिकल फार्मूला में कंफ्यूजन हो जाता है और इसका लाभ प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जामिनर भी उठाते हैं। तो Fe3O4 ये मैग्नेटाइट का है और Fe2O3 ये हेमेटाइट का है। हेमेटाइट का Fe2O3 है और मैग्नेटाइट का ध्यान रखिएगा Fe3O4 है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर बात करूं तो इसका सही जवाब टेफ्लॉन है। देखिए टेफ्लॉन क्या है? टेट्राफ्लोरो एथिलीन का उच्च बहुलक है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय व ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक होता है। इसका गलनांक अगर मैं बात करूं तो 33 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर सांद्र अम्लों व सांद्र क्षारों के विलयनों का उच्च ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यह ना चिपकने वाले बर्तनों की सतह पर लेपित किया जाता है। टेफ्लॉन ये जो आपके कुकर वगैरह हैं उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? कृत्रिम सिल्क 258 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर रेयान की मैं बात कर लूँ तो रेयान ये सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। रेयान पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु या फाइबर है। इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है, इसलिए या तो यह ना तो पूर्णतः कृत्रिम हो और ना ही पूर्णतः प्राकृतिक है। यह अर्ध कृत्रिम तंतु है। ठीक है। और कपड़ा उद्योग में रेयान को कृत्रिम रेशम आर्ट सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी एक्सप्लेनेशन मैंने शेयर कर दी है। तो दैनिक जीवन में विज्ञान जो सेक्टर है आपका, सुपर टेट और यूपी टेट और सबके लिए, जो एडेड का चाहे सुपर टेट हो चाहे प्राइमरी का, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेंटिंग अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर क्या है? ये थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है। देखिए प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्लास्टिक नेचुरल प्लास्टिक और दूसरा होता है कृत्रिम प्लास्टिक जिसको आर्टिफिशियल प्लास्टिक कहते हैं। कृत्रिम प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं,
थर्मो सेंटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। देखिए, थर्मो जो सेंटिंग प्लास्टिक होता है वह पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में डाल दिया जाता है, और पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं होता और कठोर हो जाते हैं, जैसे बैकेलाइट हो गया, ग्लिप्टल हो गया, वीटल हो गया। ये थर्मो सेंटिंग प्लास्टिक हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो ऐसा बिहेवियर नहीं करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया था, पहली बार गर्म करते समय ये मुलायम तो हो जाएंगे और इनको इच्छित आकार में डाल दिए जाएंगे, लेकिन पुनः गर्म करने पर ये मुलायम नहीं होंगे। इसमें बैकेलाइट हो गया, आपका ग्लिप्टल हो गया, वीटल हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, तो ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है दोस्तों, ये आपका बेकेलाइट हो जाएगा, जबकि जो थर्मोप्लास्टिक है, सिर्फ थर्मोप्लास्टिक, इसमें पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलिएस्टर आ जाएगा। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो मतलब एक बार यूज्ड होते हैं, दोबारा वो गर्म करने पर मुलायम नहीं होंगे, हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, बेकेलाइट इसमें स्पेशली आएगा, थर्मोसेटिंग, तो ये बेकेलाइट हो गया। और पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलिएस्टर ये थर्मो सेटिंग ना होके थर्मोप्लास्टिक होते हैं। थोड़ा एक दूसरे से मिलते हुए शब्द हैं, इस वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 383 है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है। तो थायराइड ग्रंथि के अगर सामान्य कामकाज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। चूंकि देखा जाए तो मनुष्य में थायराइड ग्रंथि श्वास नली या ट्रेकिया के दोनों तरफ लैरिंग्स के नीचे स्थित होती है। यह अनेक खोखली व गोल पुटिकाओं से मिलकर बनी होती। इन्हीं पुटिकाओं से आयोडीन युक्त थायरोग्लोब्यूलिन जिसको कहते हैं, थायराइड ग्रंथ का अंतःस्राव या हार्मोन थायरक्सिन तथा ट्राइयोडोथाइरोनन, थोड़ा टिपिकल से नाम है, तथा ये जो है थायरक्सिन और ट्राइयोडोथाइरोनन, ये दो प्रकार के अंतःस्रावी हार्मोन हैं। इन दोनों ही हार्मोन में आयोडीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक्सप्लेनेशन कभी क्वेश्चन बन जाता है तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है, आयोडीन। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक यानी कि घास फूस को खत्म करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर 2,4-D ये जो है यही हार्मोन है जिसका तृणनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क के नीचे। पीयूष ग्रंथि यह मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है और यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में यह मक्का के दाने के बराबर, स्त्रियों में कुछ बड़ी और गर्भावस्था में काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं, कौन सी है। तो दोस्तों अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं, ये अग्न्याशय है। देखिए, अग्न्याशय जो ग्रंथि होती है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इसके अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन और बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्न्याशी रस निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा, तो ये अग्न्याशय द्वारा ही मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता दी है कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण अग्न्याशय ग्रंथि की लैंगर-हैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन या इंसुलिन। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है दोस्तों, ये महिलाओं में पाया जाने वाला प्राथमिक हार्मोन है जो मादा के
जनन अंगों के विकास और उसकी सेक्स प्रवृत्ति को निगमित करता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है, एस्ट्रोजन महिलाओं में। अगला है 389 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? सेक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन। तो अगर बात करें तो जो सेक्रेटिन है दोस्तों, ये एक आंतीय हार्मोन है जो ड्यूडेनम के एस सेल से स्रावित होता है, जबकि प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोस्टिन पीयूष ग्रंथि से ये सारे के सारे स्रावित होते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर जर्कोनियम, यूरेनियम, मोलिब्डेनम या वेनेडियम। 122 नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। न्यूक्लियर जो बम है उसको बनाने के लिए रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। जब इन विस्फोटक पदार्थों पर न्यूट्रॉन कणों की बमबारी कराई जाती है तो यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियर बम बनाने में यूज होता है। क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? धन किरणों में, बीटा किरणों में, एक्स किरणों में या दृश्य किरणों में? तो क्रॉम्पटन, तो एसी क्रॉम्पटन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रकीर्णित होने पर एक्स किरणों की आवृत्ति बदल जाती है, जिसके लिए 1928 में इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। तो यहाँ पे स्पेशली देखा जाए तो क्रॉम्पटन प्रभाव एक्स किरणों में होता है। अगला है भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, अप्सरा है, हर्षा है, विपुल है या ध्रुव है? तो यहाँ पर दोस्तों अप्सरा है। देखिए भारत और एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा 4 अगस्त 1956 को जो है ये बार्क है। ठीक है, इस रिएक्टर का डिजाइन और निर्माण भारत ने यूनाइटेड किंगडम की मदद से किया है, ये भी पूछ लिया जाता है। भारी पानी की खोज किसने की थी? D2O को भारी जल कहा जाता है और इसकी खोज दोस्तों 1931 में यूरे ने की थी। किसने? यूरे ने। ठीक है, इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। एक्सरे की खोज किसने की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ पर डब्ल्यू के रोंटजन एक्स किरणों की खोज करता है। देखिए एक्स किरणों का उपयोग टूटी हुई हड्डियों की तस्वीर लेने, रेडिएशन थेरेपी और हवाई अड्डों को की सुरक्षा में किया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों डायनामाइट का जो आविष्कार है अल्फ्रेड नोबेल ने 1866 में किया था। अल्फ्रेड नोबेल हैं, ये स्वीडिश रसायनज्ञ और इंजीनियर थे। विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार जो है इन्हीं के जो है लिए दिया, इन्हीं के कारण दिया जाता है। इनके द्वारा स्थापित न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? डायनामाइट का, मैंने पहले ही बता दिया। डायनमो की खोज किसने की थी? तो डायनमो या विद्युत जनत्र की खोज माइकल फैराडे ने की थी। किसने? माइकल फैराडे ने। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ बताए। डायनमो की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला है ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की थी और यह चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर आधारित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है और इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल या वोल्टता को कम या अधिक किया जाता है या निम्न विभव की एसी को उच्च विभव की एसी में बदल दिया जाता है। तो ये दोस्तों ट्रांसफार्मर का कार्य है। माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। ये क्वेश्चन बन जाते हैं। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? तो इलेक्ट्रोलिसिस के नियम जो है एम फैराडे ने, माइकल फैराडे ने दिए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था?
तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने किया था। यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम दोस्तों किस पर? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और अणु बम का आविष्कार ऑटो हान और स्ट्रासमैन ने किया था, और जो क्या है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अणु बम, परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन, जबकि हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। गलत मिलान कीजिए। फाउंटेन पेन, इसकी आविष्कारक कौन है? लेविस एडिसन वाटरमैन, सही है एकदम। अमीटर के कौन है दोस्तों? यहाँ पर अमीटर की अगर हम बात कर लें तो यही गलत दिया गया है, जबकि बैरोमीटर की जो खोज है टॉरिसेली ने की थी, और एनिमेशन की एमिल रेनॉल्ड ने की थी। ठीक है, और मैं बता दूं जैसे टेलीविज़न की जॉन लोगी बेयर्ड ने की थी, ग्रामोफोन की थॉमस अल्वा एडिसन ने, टेलीफोन की ग्राहम बेल ने, ट्रांसफार्मर की माइकल फैराडे ने। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी खोज से संबंधित है। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने। यही आपका गलत हो जाएगा। सही मिलान की पहचान अच्छा करनी है, तो ये गलत है। बैटरी की दोस्तों यहाँ पर एलिसेंड्रो वोल्टा ने की थी, ये भी गलत है। और वर्नियर कैलिपर्स की अगर हम बात करें तो पियरे वर्नियर ने की थी, ये भी गलत है। और माइक्रोवेव ओवन की बात करें तो पर्सी स्पेंसर ने की थी, ये एकदम सही है। तो यही सही हो जाएगा। कंप्यूटर की खोज दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने की थी, कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं। डीजल इंजन की रूडोल्फ डीजल ने की थी। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नॉल और रस्का ने की थी, बहुत बार पूछा गया है। थर्मोमीटर की खोज डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने की थी, पूछा जाता है। और थर्मस जो फ्लास्क है उसकी खोज डेवार ने की थी, ये भी पूछ लिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? बोसोन की मैं बात कर लूँ तो दोस्तों ये एसएन बोस, जेसी बोस दोनों में आपको कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, लेकिन इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन की तरंग को प्रायोगिक रूप से पहली बार डेविसन और जर्मर द्वारा सिद्ध किया गया था, जबकि यहाँ पर कण बोसान की अगर हम बात करें तो इसकी खोज आपको एसएन बोस ने की थी। किसने? एसएन बोस ने। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने कण बोसान की खोज की थी। सत्येंद्र नाथ बोस 1894 और 1972 तक रहे हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री हैं। तो कण बोसान की खोज किसने की थी? एसएन बोस ने। मैंने इसके पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताई थी कि इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको पढ़कर सुना रहा था। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार जिसने सिद्ध किया था उसका नाम काफ़ी प्रमुखता से यहाँ पर लिया जाता है, और ये डेविसन और जर्मर के प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है। तो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। निम्नलिखित में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? जल विद्युत का, ताप विद्युत का, परमाणु ऊर्जा का, या सभी का बराबर प्रतिभाग होता है? तो यहाँ पर ताप विद्युत का दोस्तों यहाँ पर विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा होता है। कुल विद्युत उत्पादन का 68.2% हिस्सा विद्युत द्वारा उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? तो देखा जाए तो गाड़ी की स्टीयरिंग में फ्री प्ले एक सामान्य समस्या है। स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में फ्री प्ले की समस्या आ जाती है। तो स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है।
अल्ट्रासाउंड तरंगों का, एक्सरे तरंगों का, गामा किरणों का, या इनमें से कोई नहीं। तो सीटी स्कैन में दोस्तों एक्सरे तरंगों का जो है प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन या कम्यूटेटेड टोमोग्राफी की कहते हैं, विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है। इसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। नींबू निचोड़ने की जो मशीन है वो किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो दोस्तों नींबू निचोड़ने की जो मशीन है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। इस प्रकार के उत्तोलक में जो आलंब और आयाम के बीच में भार रहता है और इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक रहता है। ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की खासियत है। अगला है दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? 186 क्वेश्चन है कि दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन। बात करें तो ऑक्सीजन आवर्त सारणी का 8वां तत्व है। यह रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है और यह दहन के लिए आवश्यक है। यह स्वयं नहीं जलती है परंतु जलने में सहायक है। तो ऑक्सीजन इसका सही जवाब है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों? प्रीस्टले ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 187 नंबर। और अब हम बात करेंगे 188 नंबर, लाफिंग गैस किसका एक यौगिक है? तो दोस्तों लाफिंग गैस जो है ये नाइट्रोजन का एक यौगिक है। लाफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र है नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। N2O ये नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका प्रयोग शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा में एनेस्थीसिया के प्रभाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, हास्य गैस क्या है? तो यही नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। आपका ऊपर का क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, ये डी ऑप्शन। फिर है लाफिंग गैस क्या है? बार बार रिपीटेड हो रहा है, 190 क्वेश्चन। ये नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? तो दोस्तों आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। हैबर प्रक्रिया N2+3H2O एंड द प्रेजेंस ऑफ आयरन 2NH3 बनता है। मतलब अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि का, हैबर प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया के औद्योगिक निर्माण के लिए यह उपयोग में लाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला जाता है? अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ब्रोमीन जो है आपकी, ये ब्रोमीन Br2 को समुद्रीय जल से प्राप्त किया जाता है। यह समुद्र में मुख्यतः MgBr2 के रूप में मिलती है। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है? पीने के पानी का कीटाणु शोधन दोस्तों क्लोरीन का प्रयोग करके किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग करके पीने के पानी को रासायनिक कीटाणु शोधन के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कमरे के तापक्रम पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, कमरे के तापक्रम पर दोस्तों तरल अवस्था में आपकी ब्रोमीन पाई जाती है। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। इसकी खोज 1825 ईस्वी में बेलार्ड ने की थी। यह हल्के लाल रंग का गाढ़ा द्रव है जो लाल रंग को वाष्प देता है, जिसमें से अत्यधिक उत्तेजक व तीक्ष्ण दुर्गंध आती है और इसी दुर्गंध के कारण इसका नाम ब्रोमीन रखा गया है। प्रकृति में ब्रोमीन मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एक्सप्लेनेशन है। अगला है कौन सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व है? फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है या सोडियम है या ब्रोमीन है? तो दोस्तों जो फ्लोरीन है सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है 4 होती है, विद्युत ऋणात्मकता। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाया जाने वाला गैर धातु कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन है। कीटाणुओं के मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाया जाने वाली जो धातु है वो क्लोरीन है। क्लोरीन की गोलियां या क्लोरीन गैस का प्रयोग जल शोधन में किया जाता है। तो दोस्तों स्विमिंग पूल में कीटाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन धातु का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो सेशन थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, लेकिन
आशा है कि काफ़ी बेनिफिशियरी रहा है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।